फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, ज्योति हैरानी से सलवार कमीज को देखे जा रही थी। काफ़ी देर तक वह रेशम के कपड़े पर अपने हाथ फिराती रही। उसे हैरानी हो रही थी कि वह किस तरह से इतने कीमती कपड़े को पहनकर खाना खाएगी। कहीं उस पर कुछ गिर गया, दाग लग गया तो क्या होगा। ज्योति के दिमाग में लाखों सवाल चल रहे थे। और वहाँ मोहिनी गुस्से से कमरे में आई और ज्योति को बिस्तर पर बैठे हुए देखकर कहने लगी, आप यहाँ से उठे और दूसरे बिस्तर पर बैठ जाइए। यह हमारा बिस्तर है और याद रखिए, आज के बाद आप अपने बिस्तर पर रहेंगी और हम अपने बिस्तर पर। इतना कहकर मोहिनी ने अपनी अलमारी से सामान निकाला और नौकर को बुलाया और उससे कहा, जल्दी से एक रेशमी पर्दा लेकर आइए। अब आगे। नौकर भागता हुआ गया और पर्दा लेकर आया। मोहिनी ने नौकर से कहा, अब ये पर्दा हमारे और इस लड़की के बिस्तर के बीच में डाल दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा कमरा अलग है और इनका कमरा अलग। नौकर ने कहा, लेकिन बिटिया रानी, मोहिनी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, आपसे जितना कहा गया है आप उतना करिए, जल्दी से लगाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। इतना कहकर मोहिनी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। नौकर ने मोहिनी और ज्योति के बिस्तर के बीच में पर्दा डाल दिया था और मोहिनी की बचकानी हरकत पर ज्योति को बहुत हंसी आ रही थी। उसने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। देखा जाए तो असल में ज्योति मोहिनी से बड़ी थी और इस नाते उसे मोहिनी की हर बात को नज़रअंदाज करके उसे माफ़ करना था और ज्योति वैसा ही कर रही थी। वह चुपचाप अपनी अलमारी की ओर बढ़ी और उसमें से अपने जरूरी सामान निकालकर गुसल खाने की ओर बढ़ गई। बीहड़ का दृश्य। कबीर और बालू का कारवां धीरे धीरे बीहड़ों की ओर बढ़ रहा था। अभी वो लोग वहाँ कुछ देर रुकने की सोच ही रहे थे कि तभी कुछ डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया। अचानक से अपने आगे डकैतों को देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह से डर गए थे, क्योंकि देखा जाए तो उन लोगों के पास भी काफ़ी रुपया पैसा था। डकैतों ने बालू के ऊपर बंदूक तानते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसी जगह पर कौन रहता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीधे शेर की मांद में घुस आए। बालू ने बैलगाड़ी से नीचे उतरकर डकैतों के सामने बहादुरी से खड़े होकर कहा, हम शेर की मांद में इसलिए घुसकर आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और शेर अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। आपको हमारा ख्याल रखना होगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपके यहाँ रहकर आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग इस तरह से क्यों रहते हैं। आज आप लोग जो कुछ भी हैं वो किस वजह से है। अब हम जान गए हैं, हम भी आप लोगों में से एक हैं। दुनिया और समाज के सताए हुए आशा करते हैं कि अब आप लोग भी हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से यह बात समझ गए हैं कि जो लोग दुनिया और समाज से परेशान होते हैं वही लोग बंदूक उठाते हैं। बालू की बात सुनकर डकैतों के सरदार ने बालू की गर्दन पर बंदूक तानते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों पर हम विश्वास कैसे कर लें? तुम कहीं पुलिस वालों से मिले हुए ना हो। बालू ने परेशान होते हुए कहा, हमारी कहानी सुन लीजिए, शायद हमारी दास्तान सुनकर आपको हमारी बात पर यकीन हो जाए। और रही बात हमारी बात पर यकीन करने की, तो क्यों ना आप अपने किसी आदमी को हमारे गांव भेज दीजिए। वहां जाकर तो आपको सब पता चल जाएगा। शायद अब तक हमारे नाम के पर्चे भी छप गए हों, क्योंकि हम लोगों के हाथ भी अब खून से रंग चुके हैं। बालू की बात सुनकर डकैतों के सरदार ने उसकी गर्दन से बंदूक हटाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बालू और बाकी गांव वालों ने वहीं बैठकर डकैत और उनके सरकार को अपनी आपबीती सुना दी। उनसे शरण भी मांगी। बदले में उन्होंने लूटा हुआ धन डकैतों को दे दिया था। डकैतों ने बालू की बात सुनकर उससे कहा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो अपना बदला स्वयं ले लिया, क्योंकि यह कानून कभी भी गरीब का साथ नहीं देता है। हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। गांव वालों के जमींदारों के जुल्म से थककर हमने यह रास्ता चुना था। कबीर ने डकैतों के सरदार की बात सुनकर उनसे कहा, तो क्या आप खुश हैं? अब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। डकैतों के सरदार शेरा ने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा,
इंसानी फितरत बहुत बुरी होती है बेटा, वह खुश कभी नहीं होता, ना सब कुछ पाकर और ना ही सब कुछ गवाकर। डकैतों के सरदार ने बाकी लोगों से उन लोगों को शरण देने के लिए कह दिया था। भीड़ों में पहाड़ों से जो प्राकृतिक कदराएं, मिट्टी से बनी गुफाएं बनी थी, उन्हीं में वह डकैत रहते थे। और फिर बाकी बची हुई कंदराओं में धीरे धीरे करके बालू और बाकी गांव वालों ने अपना घर बसा लिया था। डकैतों के सरदार शेरा ने सभी गांव वालों से कहा, आज से आप लोग हमारे समुदाय से जुड़ चुके हैं। कल से आप लोगों की कड़ी मेहनत शुरू होगी। आप लोगों को हथियार चलाना सीखना होगा। आज तक आप लोग जो भी काम कर रहे थे, वह काम अब यहाँ काम नहीं आएगा। अभी तक आप लोगों का मनोरंजन करते थे, लेकिन अब आप अपने लिए जिएंगे। आप जो कमाएंगे उससे आप अपना मनोरंजन करेंगे। और आज रात आप लोगों के आने की खुशी में हमने बहुत बड़ी दावत रखी है। नाचना गाना खाना पीना सब होगा। अब आप लोगों के दुख के दिन समाप्त हुए, खुश हो जाइए और हमारे समुदाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महुआ, विवेक और राधिका अपनी अनजान मंजिल की ओर निकल चले थे। न ही उनके हाथ में रुपया पैसा था, न ही घर बसाने की कोई और चीज। एक बार फिर वो लोग खाली हाथ थे, लेकिन अगर उनके पास कुछ था तो वह था एक दूसरे का साथ। महुआ ने अश्रुपूरित आंखों से राधिका की ओर देखते हुए कहा, यह सब क्यों हुआ माँ? अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कैसे जिएंगे? राधिका ने महुआ से कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। भले ही घर में रखा हुआ धन कोई भी चुरा ले, पर आपके पास जो हुनर होता है उसे कोई नहीं चुरा सकता है। हम तीनों के पास हुनर है। हम अपने हुनर के जरिए फिर से एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तुम परेशान मत होना। एक बार फिर हम मेहनत करेंगे और सब कुछ मेहनत के बलबूते पर हासिल भी कर लेंगे। विवेक ने बैल हाँकते हुए महुआ से कहा, सच कह रही है राधिका। तुम्हें पता है महुआ, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और वह दौलत हो तुम, हमारी बेटी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें और राधिका को कुछ नहीं हुआ। और अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। अब जिस जगह हमारे बैल बैठ जाएंगे, हम उसी जगह अपना बसेरा बना लेंगे। शायद बैलों को भी अपने मालिक की तकलीफ का एहसास था। वह भी भूखे प्यासे बस चलते जा रहे थे और फिर चलते चलते उन्हें एक गांव दिखाई देने लगा था। रास्ते पर लोगों की आवाज़गी दिखाई दे रही थी। लोगों को देखकर विवेक ने कहा, राधिका, लगता है यहाँ आसपास कोई गांव है। क्या हम गाड़ी रोक कर देखें? शायद हमें यहाँ कोई ठिकाना मिल जाए। विवेक की बात सुनकर राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसने विवेक से कहा, हाँ विवेक, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब और नहीं सफ़र कर पाऊँगी। कुछ देर रुक जाते हैं, देखते हैं शायद यहाँ कोई ठिकाना मिल जाए। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए तो ले आना। राधिका को वहीं बैलगाड़ी में छोड़कर विवेक महुआ को लेकर उस गांव की ओर जाने लगा। रामपुर का दृश्य। बिंदिया के जाने के बाद गायत्री और सोनाली के पास ढेरों खुशियाँ आ चुकी थी। गहनों की पोटली का वजन लेते हुए गायत्री ने उससे कहा, मैं क्या कहूँ सोनाली, सचमुच तुम मानो या ना मानो, बहुरानी की बेटी हमारे लिए तो बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, एक बार फिर हमारी किस्मत ने करवट ले ली। हमारे पास इतना सारा धन एक बार फिर से आ गया। सोनाली ने लालची निगाहों से पोटली खोलते हुए गहनों की तरफ देखा और फिर गायत्री से कहा, माँ, यह तो बहुत खूबसूरत गहने हैं, क्या मैं इन्हें पहन कर देख लूँ? गायत्री ने गुस्से से उसे हार छुड़ाते हुए कहा, इतनी औकात है तेरी कि इतने महंगे गहने पहनकर घूम लो, इन्हें वापस रख दे। वैसे भी इस गांव में हमसे जलने वाले कम नहीं, देखा नहीं, इसलिए हमारे घर पर डकैती डलवा दी। अब तुम क्या चाहती हो कि दोबारा ऐसा ही हो? चुपचाप से यह सारे गहने भंडार गृह में रखवा दो। अब हम कोई दिखावा नहीं करेंगे, गरीब की तरह ही रहेंगे। गायत्री की बात सुनकर सोनाली ने कहा, लेकिन क्यों, हमारे पास तो सब कुछ है, हमें इस गांव में रहने की क्या ज़रूरत है? आपने सुना नहीं बड़ी बहू ने क्या कहा था कि हम अपने गांव वापस जा सकते हैं? चलो ना माँ, हम भी वहीं चलते हैं।
इसी बहाने मैं अपनी बेटी को भी रोज देख लिया करूंगी। गायत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम अपना प्रेम अपने अंदर ही रखो, और हाँ, एक बात याद रखो, मुसीबत अभी टली नहीं है। तुम नहीं जानती हो बहू रानी कि असली बेटी अभी भी कहीं ना कहीं उस राधिका के साथ है। भगवान ना करे कभी उन लोगों का सामना उस राधिका से हो गया और हमारा झूठ सामने आ गया तो हम बुरे फंसेंगे। इसलिए जहाँ हो वहीं चुपचाप रहो। उन लोगों से दूर रहना ही ठीक है। ज़्यादा लालच ठीक नहीं। वैसे भी बहू रानी ने वह ज़मीन हमारे नाम पर खरीदी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो थोड़े समय बाद हम वो ज़मीन बेचकर उसका पैसा भी अपने पास ले आएंगे और वहाँ की ज़मीन बेचकर कहीं और रहने चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ना जानता हो। फिर वहाँ जाकर हम ऐश करेंगे। अभी फ़िलहाल गरीबों की तरह रहना ही ठीक होगा। कहीं ना कहीं गायत्री की बात सोनाली को समझ आ रही थी। उसने गायत्री से कहा, सही कहती हो माँ, लाओ यह गहने भंडार गृह में रख दूँ। और ऐसा कहकर उसने अपनी माँ से गहनों की पोटली लेकर भंडार गृह में दबा दी। ज्योति नहा धोकर तैयार हो गई थी और नीचे खाने के लिए पहुँच गई थी। सब लोग चुपचाप बैठे हुए खाना खा रहे थे। ज्योति भी चुपचाप खाना खाने लगी थी। उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था और खाना खाते खाते वह अपनी सारी तकलीफ और गम भूल चुकी थी। वह बस खाने का आनंद ले रही थी और उसे इस तरह से खाते हुए देखकर बिंदिया और अग्रज को बहुत अच्छा लग रहा था। महेंद्र ने अग्रज से कहा, आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया, लेकिन अब आगे सोचा है कि आगे क्या होगा? अग्रज ने महेंद्र से कहा, भाई साहब, हम परिवार के लिए ही जीते हैं। हम जानते हैं कि बिंदिया से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब हमें उनकी गलती का सुधार करना होगा और इसलिए हम कुछ दिनों बाद या शायद कुछ महीनों बाद एक उत्सव रखेंगे जिसमें हम अपने सारे सगे संबंधियों को बुलाएंगे और ज्योति को सभी से मिलवाएंगे। वैसे भी 1-2 साल में हमें ज्योति का विवाह करना होगा। अभी विवाह योग्य हो गई है। जैसे ही ज्योति 16वां ख़त्म करके 17 की होगी, हम इसका ब्याह करवा देंगे, क्योंकि अब हमारी 2 बेटियां हैं। जब ज्योति ब्याह कर जाएगी उसके बाद ही हम मोहिनी के लिए वर ढूंढ पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ महीनों बाद हम घर में बड़ा सा उत्सव मनाएं जिसमें हम सभी से ज्योति को मिलवाएंगे। अग्रज की बात सुनकर महेंद्र ने अग्रज से कहा, अगर ऐसी बात है तो अभी क्यों नहीं, कुछ महीने बाद क्यों? अग्रज ने परिधि और महेंद्र से कहा, कुछ महीने बाद इसलिए क्योंकि अभी हमारी बेटी थोड़ी डरी हुई है। उन्हें थोड़ा सहज हो जाने दीजिए, इस माहौल में भी घुल मिल जाने दीजिए। उसके बाद ही हम उन्हें अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों से मिलवाएंगे। परिधि ने अग्रज की बात पर आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन परिधि का बेटा युवराज गुस्से से ज्योति और अग्रज को देख रहा था। उसने अग्रज से कहा, लेकिन चाचा जी, यह सब ठीक नहीं हुआ है। अग्रज ने गुस्से से युवराज से कहा, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप गलत और सही का फैसला ले सकें। अभी यहाँ पर और भी बड़े लोग हैं जिन्हें फैसला लेने का हक है। इसलिए आप सभी अपने दायरे में रहें। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना युवराज, ज्योति आपकी बड़ी बहन है। इनका सम्मान करना और इनकी हर बात में सहायता करना आपका फर्ज है, समझे आप? और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बड़ी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, जिस तरह से अभी तक आपने मोहिनी का रखा है। अग्रज की बात सुनकर युवराज ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बहुत सारा तूफान उमड़ रहा था, क्योंकि युवराज तो मोहिनी से ही परेशान था और अब एक और लड़की उनके घर में आ गई थी। इसलिए युवराज का परेशान होना जाहिर सी बात थी। महुआ विवेक के साथ गांव के अंदर चली गई थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह गांव बहुत छोटा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद लोग अपने काम में व्यस्त थे। महुआ का भी गला सूख रहा था। उसने विवेक से कहा, पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। विवेक ने इधर उधर देखा। सामने उसे तालाब नजर आया। विवेक ने महुआ से कहा, चलो उस तालाब से पानी पीते हैं।
ऐसा कहकर विवेक महुआ को लेकर तालाब की तरफ जाने लगा। अभी विवेक तालाब तक पहुंचा ही था कि तभी एक हरस-प्रेर शरीर, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी अपने कर्कश आवाज़ में विवेक से कहने लगा, कौन हो तुम? परदेसी दिखाई पड़ते हो। इस गांव में क्या कर रहे हो?